आई स्कोर 96% इन क्लास 12, वो भी बस लास्ट के 2 मंथ्स में पढ़ के। मेरे प्री बोर्ड में 45 मार्क्स थे एंड फाइनल बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100। एक सिली मिस्टेक की वजह से मेरे बिजनेस स्टडीज में 99 है, वरना मुझे 100 आता है। 15-15 घंटे नहीं पढ़ना होता है, बस ऐसे सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं। अभी प्री बोर्ड में या फिर उससे पहले आपके जितने मार्क्स और जो परफॉर्मेंस रहा है वो सब बिल्कुल मैटर नहीं करता। आपका बोर्ड का रिजल्ट डिपेंड है आपकी अभी की मेहनत पे। Hello everyone, it's me Sheetal and I have scored 96% in class 12 exam. तो मेरे बोर्ड्स में अकाउंट्स में 100 मार्क्स है, बिजनेस में 99 थे। बिजनेस स्टडीज में मुझे 100 मार्क्स आ सकते थे, बट आई डिड वन मिस्टेक जिसकी वजह से मुझे 99 मार्क्स है एंड मुझे उसका रिग्रेट अभी भी होता है। बहुत सारी गलतियां करी थी एंड आई डोंट वांट कि कोई और वो गलती करे। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू ऑल। तो सब लोग बोलते हैं कि कॉमर्स बहुत इजी होता है, बट वी ऑल नो कि अकाउंट्स में एडजस्टमेंट नहीं समझ आती है, इकोनॉमिक्स में आपको लिखना कैसे है वही नहीं समझता है, और बिजनेस स्टडीज में लिखना क्या है वही नहीं समझता है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं भी ऐसी ही कंफ्यूज थी। मेरे अकाउंट्स के प्री बोर्ड थे एंड आई गॉट 45 मार्क्स इन अकाउंट्स। तो मुझे लग रहा था कि बोर्ड्स में क्या होगा, कैसे करूंगी, बट देन आई रियलाइज कि मैं पढ़ाई तो कर रही बट मैं सही तरीके से नहीं कर रही। सो मैंने कुछ गलतियां की थी जिसकी वजह से मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे, बट आई रियली वांट कि आप लोग वो गलती ना करें। दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग दिस वीडियो विद यू। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस दोनों में ड्रास्टिक चेंज हुआ, दैट इज कि मेरा बिजनेस स्टडीज का पेपर था, प्री बोर्ड था एंड एक दिन पहले मुझे कुछ नहीं आता था बिजनेस स्टडीज में। तो मैंने बस मेरे पास 20 सैम्पल पेपर की बुक थी, उसमें से गो थ्रू किया एंड सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़े। एंड देन नेक्स्ट डे जब मैं पेपर देने गई, आई वाज लाइक मुझे ये तो आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, एंड आई रियली गॉट 70 मार्क्स आउट ऑफ 80। लाइक मुझे एक रात पहले तो कुछ नहीं आता था और मुझे बिजनेस में 70 मार्क्स आ गए। आपको जितने हो सके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको पता चलता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके आंसर्स कैसे होते हैं। अदरवाइज आप बस कॉन्सेप्ट ही समझते रह जाते हो और आपको समझते ही नहीं उससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप PYQ और सैम्पल पेपर दोनों बहुत अच्छे से सॉल्व करो, इससे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है और आपको क्वेश्चन के बारे में पता चलता है। द सेकेंड मिस्टेक आई डिड वॉज कि मैंने NCERT नहीं पढ़ी थी, बहुत लाइटली ली थी। गाइस ट्रस्ट मी, 70% ऑफ द पेपर आपका NCERT से ऐसे उठ के आ जाते हैं एकदम एज इट इज। तो जो बच्चा NCERT पढ़ता है उसके पास एडवांटेज होता है कि उसको पता होता है कि पेपर में क्या आएगा, कैसे आएगा। लाइक अगर हम बिजनेस और इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें जो है सारी लाइन्स और केस स्टडीज NCERT से एज इट इज आती है, क्योंकि आपको इन सब्जेक्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता है, मिलेंगे तो आपको बहुत कम मिलेंगे, वो भी आपका लक अच्छा होगा तो इसमें जो केस स्टडीज होती है ना, उसको फिगर आउट करने के लिए आपको NCERT के कीवर्ड्स पढ़ने ही होंगे। तो NCERT इज अ मस्ट, उसको तो इग्नोर मत करना, एटलीस्ट 1-2 बार रीड करके जाना। इको का हमारा बोर्ड का पेपर था एंड मुझे पता था कि नेशनल इनकम के जितने क्वेश्चन है वो मैंने अप्रैल मई जून में सॉल्व कर रखे हैं, तो मैंने ज्यादा उन पर ध्यान नहीं दिया था जनवरी फरवरी में। देन मेरे बोर्ड के पेपर में मुझे पता ही नहीं था कि इस चीज को ऐड करना है या माइनस करना है, आई डोंट नो। बट आप अगर क्वेश्चन को बस देख रहे हो तो आपको नहीं समझता है फाइनल एग्जाम में कि आपको उसको लिखना कैसे। सो गाइस टेक इट फ्रॉम मी, आपके जितने क्वेश्चन है आप खुद के हाथ से सॉल्व करके देखो एक बार। क्वेश्चन गो थ्रू करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अलग चीज होती है। अगर वो कोई थ्योरी सब्जेक्ट है तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, एक बार रीड कर सकते हो, बट इफ इट इज अ क्वेश्चन न्यूमेरिकल है तो आप अपने हाथों से सॉल्व करो, तभी आपको आएगा वो। अदरवाइज एग्जाम में आप छोटी छोटी गलतियां करोगे जिसके वजह से वो रह जाएगा। एंड ट्रस्ट में गाइस, मुझे इको में 95 मार्क्स थे, वो 4 मार्क का क्वेश्चन था जो मेरा गलत हुआ था एंड 1 मोर MCQ। ये चीज मुझे मेरी क्लास टीचर ने बताई थी, दैट इज कि अगर आपका एक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स है, तो आप उसके टॉपिक्स लिखो। फॉर एग्जांपल शेयर्स है, डिबेंचर्स है एंड रियलाइजेशन वगैरह है, तो आप वो सब लिखो एंड कोई भी 3 सैम्पल पेपर लो। एंड सपोज हमने एक टॉपिक लिया डिबेंचर, तो तीनों सैम्पल पेपर में जो डिबेंचर के क्वेश्चन है वो सॉल्व करो। ऐसे करके आप हर एक टॉपिक खत्म करो, इससे ना आपकी क्लियरिटी बढ़ती है ना, पता चलता है कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ज्यादा नहीं, बस 3 सैम्पल पेपर लो और ये वाली ट्रिक यूज करो। ऐसे करने से क्या होता है ना, आपको पता चलता है कि एक कॉन्सेप्ट के किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एंड वो कैसे कैसे पूछ सकता है। मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की थी बिजनेस स्टडीज में, जिसकी वजह से मुझे 99 मार्क्स आए थे, अदरवाइज मुझे 100 मार्क्स आ जाता। दैट वाज कि एक मार्क का MCQ था एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी देख के कि मुझे सारा कुछ आ रहा है एंड सारे MCQ आ रहे हैं। तो मैंने जल्दी में उसको लाइक मैंने गलत तरीके से लिख दिया था। लाइक ऑप्शन B लिखा था मैंने एंड मैंने आंसर जो है वो C वाला लिख दिया था, तो मुझे इस बात के मार्क्स नहीं मिले। बट मेक श्योर कि आप जब आंसर लिख रहे हो तो बहुत क्लियरली लिखो एंड बहुत शांत दिमाग से लिखो, ताकि वो गलत ना हो। वरना वो मेरा फ्री का मार्क्स गया, मुझे पता था उसका फाइनल आंसर क्या है, बट स्टिल आई गॉट इट रॉन्ग।
तो आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे और आपको समझ जाएगा कि आपको मतलब कौन सा आंसर क्या है। बट द पॉइंट इज कि एग्जामिनर आपको मार्क्स इस चीज के देता है कि आपने प्रेजेंट कैसे किया है आंसर। लाइक इट्स नॉट व्हाट यू राइट, इट इज हाउ यू राइट इट। तो आपको आंसर जो है वो बहुत अच्छे से फ्रेम करके लिखना है, एंड ये चीज आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। इस चीज के लिए आपको रेफरेंस बुक रेफर करनी ही होगी। सो फॉर मी, मैंने अकाउंट्स के लिए टीएस ग्रेवाल की थी, आप डीके गोयल भी कर सकते हो। एंड बिजनेस के लिए पूनम गांधी बेस्ट है। एंड फॉर इकोनॉमिक्स एट संदीप गर्ग, मैक्रो इको और इंडियन इको दोनों के लिए। इस बुक में आपको इजी से लेके तो हार्ड तक हर तरीके के क्वेश्चन मिल जाता है। एंड द बेस्ट पॉइंट इज रेफरेंस बुक में आपको आंसर फ्रेम कैसे करना है ना, वो मिल जाता है। लाइक सबसे पहले स्टार्टिंग, फिर मिडल पार्ट, फिर कंक्लूजन, बहुत अच्छे से आपको पता चल जाता है कि आपको आंसर लिखना कैसे। Let's move towards accounts. तो अकाउंटेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है ना कि आपके पास टाइम नहीं बचता है अकाउंट्स में। मैंने लिटरली देखा है मेरे फ्रेंड्स को, वो एग्जाम लिख रहे थे फाइनल बोर्ड में, एंड उनके पास टाइम नहीं था। एग्जामिनर से उनसे पेपर छीन लिया जबकि उनको आता था, बट वो नहीं लिख पाए। ट्रस्ट में गाइस, बहुत रिग्रेट होता है ऐसे टाइम पे कि जब आपको आंसर आ रहा हो बट टाइम की वजह से आप नहीं लिख पा रहे हो। तो ये चीज मेरे साथ नहीं होती, जस्ट बिकॉज मैंने क्या किया था, मैंने अकाउंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, वो भी पूरे टाइम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, हमारा 3 घंटे का पेपर है, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम है, तो मैं पूरा वैसे लिख के बैठती थी कि 15 मिनट पहले रीड करूंगी, फिर 3 घंटे पेपर देंगे। तो आई न्यू कि मेरे जो एमसीक्यू है वो स्टार्टिंग के 15 मिनट में हो जाएंगे, देन मैं और के क्वेश्चन करूंगी, फिर मैं सोचूंगी मुझे क्या सॉल्व करना है और मैं उस हिसाब से सॉल्व करूंगी। तो मेरी स्पीड बहुत फास्ट थी, एंड आई लिटरली सॉल्व द एंटायर पेपर इन 2 आवर्स। मैंने 2 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व किया था। एंड ऐसा भी नहीं है कि मैंने गलत सॉल्व किया था। आई गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंटेंसी, तो मैंने सही ही सॉल्व किया था। बट द पॉइंट वाज कि मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी, दैट्स व्हाई मुझे टाइम की कमी नहीं पड़ी। सो टाइम वाज नेवर द प्रॉब्लम फॉर मी, जस्ट बिकॉज कि मैंने पेपर सॉल्व किए थे। अगर आप टाइमर लगा के पेपर सॉल्व नहीं करोगे तो फाइनल पेपर में आपको टाइम नहीं समझेगा कि कब कौन सा जा रहा है, और आप एक ही क्वेश्चन पे अटके रहोगे। तो मेक श्योर कि अगर आप पेपर दे रहे हो, सैम्पल पेपर, तो आप टाइमर लगा रहे हो उसके साथ अच्छे से। ये नहीं बोलूंगी कि अकाउंट बहुत इजी होता है, बट ट्रस्ट मी, अकाउंट्स में पास होना बहुत आसान होता है क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज और में आते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है, और जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो भी काइंड ऑफ सिमिलर होता है। लाइक आपको पता है कि रियलाइजेशन 100% आएगा, डिबेंचर 100% आएगा, शेयर्स 100% आएगा, तो कर लो, थोड़ा तो कर लो। एटलीस्ट आप शेयर्स की एंट्री भी बना के आ जाओ ना, तो आपको मार्क्स देगा एग्जामिनर को, आपको मार्क्स देने पड़ेंगे। अगर आप अकाउंट्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये नहीं कि आप चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर रहे हो, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। आपको करना ये है कि हर एक चैप्टर में एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपकी सारी एडजस्टमेंट कवर हो जाती है, तो आपको बस उस क्वेश्चन के पास जाना है, उस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना है, जिससे आपके दिमाग में वो सारी एडजस्टमेंट बैठ जाए अच्छे से। लेट्स मूव टुवर्ड बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस स्टडीज में जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट काम है कीवर्ड का। अगर आप कीवर्ड लिख रहे हो तो उसके आगे आप कोई भी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर बस कीवर्ड चेक करता है। मेक श्योर आप जब बिजनेस स्टडीज का पेपर लिख रहे हो तो आप पॉइंट वाइज लिख रहे हो, एंड वो जो कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन भी कर रहे हो। अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिख रहे हो तो आप उसको अंडरलाइन कर दो, ताकि जो एग्जामिनर है वो उस पर ध्यान दे। ट्रस्ट में गाइस, एग्जामिनर को बिल्कुल एफर्ट्स ले लेने होते हैं। अगर उसने देखा है कि बच्चे ने पॉइंट में आंसर लिखे है, ये कीवर्ड लिखा है, इसको अंडरलाइन किया है, तो वो आपका आंसर देखेगा भी नहीं, आपको फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे। आपको बस हेडिंग अच्छे से लिखनी है, बाकी आप अंदर उसका कुछ भी लिख सकते हो। एंड इट वुड बी बेस्ट अगर आप कोई डायग्राम वगैरह बना दो, तो बिजनेस स्टडीज में बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एग्जाम में आया था टाइप्स ऑफ लीडरशिप, तो मैंने ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक की ड्राइंग बनानी थी। आप डिविजन ऑफ वर्क और बाकी चीजों में भी ये सब बना सकते हो। गाइस, बिजनेस स्टडीज में आप जो है आंसर फ्रेम करना रेफरेंस से देखना कि आंसर कैसे फ्रेम किया जाता है, कीवर्ड कैसे लिखते हैं, एंड फिर उसके आगे आंसर कैसे लिखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। बट द मेन पॉइंट है कि बिजनेस स्टडीज में आप लास्ट में तो भी एनसीईआरटी एक बार रीड करके जाना, क्योंकि जो केस स्टडीज होती है ना उसमें एज इट इज वर्ड आते हैं, तो अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी तो आपको पता ही नहीं होगा कि इस क्वेश्चन में लिखना क्या है। दैट्स व्हाई आप एक बार एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज के लिए पढ़ के जाना, इट इज मस्ट। स्मूथ ओवर इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, एग्जामिनर को पता है कि बच्चों को पता है आंसर क्या है, बट वो इस बेसिस पे मार्क्स देता है कि आपने आंसर प्रेजेंट कैसे किया है। तो उधर आपको सबसे पहले अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो उस कॉन्सेप्ट का आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, एंड फिर उस डायग्राम को भी आपको एक्सप्लेन करना है। एंड मेक श्योर कि आप अजम्पशन सारे बहुत अच्छे से लिखे, एंड अगर कोई एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन भी लिखे, एंड वो पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे फॉर्मेट में लिखे, लाइक स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट, ताकि वो देखने में अच्छा लगे।
आंसर देखती एग्जामिनर बोले कि वाह ऐसे कितना अच्छा लिखा है, वो उसको मार्क्स दे। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन एंड राइट वर्ड्स। आप राइट वर्ड्स यूज करो, अपनी लैंग्वेज में थोड़ा कम लिखो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि आप जो बुक की लैंग्वेज यूज करते हो उसके मार्क्स आपको ज्यादा मिलता है। बस आपके इकोनॉमिक्स के आंसर प्रेजेंटेबल होने चाहिए एंड आपको इकोनॉमिक्स में फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे। दिस गोज फॉर बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इको, दोनों में आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन रखनी होती है। इंडियन इको में तो बहुत थ्योरी चैप्टर है, तो आप अगर एक दो बार पढ़ लोगे तो यू विल नो कि आपको आंसर कैसे फ्रेम करना है। सो गाइस हियर आर सम प्रो टिप्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको लास्ट में अटेम्प्ट बिल्कुल मत करना, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बंदा लास्ट में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है जो उसको नहीं आता है, तो वो लास्ट में क्वेश्चन अच्छे से चेक करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो लेट इट बी, आप पहले फर्स्ट क्वेश्चन करो, सेकंड क्वेश्चन करो, थर्ड क्वेश्चन करो, देन फोर्थ नंबर पे आप वो क्वेश्चन करो जो आपको नहीं आता है, और फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन करो जो आपको आता है ऑब्वियसली। तो इससे क्या होगा ना, एग्जामिनर फर्स्ट चेक करेगा, सेकंड चेक करेगा, थर्ड चेक करेगा, और फिर उसको लगेगा फोर्थ भी सही है तो वो उसको भी टिक कर देगा, एंड फिफ्थ इज कि आपने अच्छे से लिखा ही है तो वो उसको तो टिक करने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको जो क्वेश्चन आता है आप वो सबसे पहले करो। एग्जामिनर को नहीं पता आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, आपका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, बट वो आपको उस बेसिस पे जज करेगा कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन कैसा अटेम्प्ट किया है। तो मेक श्योर कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा हो। मेरे केस में हुआ था कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था और मैंने गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था। अब मैंने टेबल बहुत छोटा छोटा बनाया था, तो आई न्यू कि अगर मैं उसे काट के अंदर ऐसे छोटा छोटा लिखूंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने पूरा टेबल काटा था, मतलब मेरा पूरा फर्स्ट पेज कट हुआ था एंड मैंने नेक्स्ट पेज पे वापस वो टेबल बनाया था। बट उससे मेरे मार्क्स पर कुछ अफेक्ट नहीं हुआ, उल्टा वो एग्जामिनर के लिए ईजी जाता है कि इसने पूरा काट दिया तो मैं नेक्स्ट पेज में वापस चेक कर लेता हूँ। तो आप काटने के लिए हिचकिचाओ मत, अगर गलती हो गई है तो करो। मेक श्योर कि आप जो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो वो आपको पता है कि वो राइट है एंड वो आपका बेस्ट क्वेश्चन है। मेरे साथ बिजनेस और इको में हुआ था कि मैं क्वेश्चन पेपर पढ़ती थी तब मुझे लगता था हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, मुझे इसका आंसर भी पता है। बट जब मैं बाद में लिखते लिखते उस क्वेश्चन की तरफ जाती थी तो मैं भूल जाती थी कि मैंने इसमें कौन सा पॉइंट याद किया था, तो मुझे याद करने में बहुत टाइम लग जाता था। तो मेक श्योर कि आप जब क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो तब आप आंसर शीट पे एक पेज पे साइड बाय साइड लिखते रहो, मतलब क्या है, कौन सा पॉइंट किसका है, कौन सा आंसर किसका है, जिससे आप भूलो नहीं, और जब मेन आंसर आप फ्रेम करो तो आपको इजी पड़े। अकाउंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कि अकाउंट्स में आपको कैलकुलेशन करने होता है। फॉर एग्जांपल, अगर रियलाइजेशन अकाउंट है तो आप उसको लास्ट में टोटल करके उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है। सो द पॉइंट इज कि आप सबसे पहले सारा पेपर सॉल्व कर लो एंड लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें कैलकुलेशन करना। मैंने भी यही किया था, मैंने ये जो सारे कैलकुलेशन वाली चीज है लाइक कैश फ्लो का एंड अमाउंट एवरीथिंग, मैंने ये सब बहुत लास्ट में किया था। इससे क्या हुआ था ना, मेरा पेपर छूटा नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कैलकुलेशन में लास्ट में साथ में कर लूंगी, बट अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन करने बैठी तो मेरा आगे का 6 मार्क का क्वेश्चन छूट जाएगा। तो मेक श्योर कि आप कैलकुलेशन बाद में करो, उसके आपको 1-2 मार्क्स मिलता है, बट पहले आप पूरे क्वेश्चन अच्छे से पूरा फॉर्मेट वगैरह सब लिख लो। गाइस, दिस वाज द टिप्स एंड स्ट्रेटजी जो मैंने यूज की थी, जिसकी वजह से मेरा स्कोर इतना अच्छा आया, एंड आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।